गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड स्वागत है आप सबका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी और हम लोग ने देखा था यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बारी है यूनिट नंबर 4 की और यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे अब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट था 5 स्टार कैटेगरी, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर 3 स्टार कैटेगरी को भी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं तो एक गुड स्कोर कर सकते हैं, और 1 स्टार कैटेगरी को पढ़ लीजिएगा तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस का पूरा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में 5 स्टार वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस फॉर्म ऑफ शियर इन्फोर्समेंट यूज्ड, एक्सप्लेन। मतलब हम लोग कौन कौन सा टाइप्स का शियर इन्फोर्समेंट यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या है, व्हाट डिफाइन डेवलपमेंट लेंथ, आल्सो डिराइव्ड इट्स फॉर्मूला। मतलब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, डेवलपमेंट लेंथ को डिफाइन करना है और इसका फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप इन डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, यानी कि शियर इन्फोर्समेंट के डिजाइन में डिजाइन स्टेप लिखना है। एक न्यूमेरिकल्स है जो कि हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल को एक ही सीरीज में हम लोग देखेंगे। और 3 स्टार वाले क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट कोडल प्रोविजन फॉर एंकरेज वैल्यू ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि एंकरेज वैल्यू ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए कोडल प्रोविजन को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ क्या है, राइट द फैक्टर ऑन विच शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है। ठीक है, और 1 स्टार वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, यानी स्टील और कंक्रीट के बीच में डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड कौन कौन सा बनता है, इसको हम लोग को देखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, राइट कोडल प्रोविजन फॉर लैप लेंथ, लैप लेंथ के लिए कोडल प्रोविजन लिखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और डिस्कशंस आज का। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ शियर इन्फोर्समेंट कौन कौन सा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कितने प्रकार का हम लोग शियर इन्फोर्समेंट यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग मेनली तीन प्रकार का शियर इन्फोर्समेंट यूज करते हैं। पहला क्या होता है, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में। पहला क्या है, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में। देखिए पहला वर्टिकल स्टीरप। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंक्लाइंड स्टीरप, यानी कि इंक्लाइंड स्टीरप के रूप में हम लोग यूज करते हैं दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका बेंट अप बार के टर्म में। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये स्टीरप्स हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अ, ये एक होता है हम लोग का बीम। बीम में हम लोग यूज करते हैं, बीम में हम लोग देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे एक नीचे के साइड में टेंशन वाला रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं और एक कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट भी यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया टेंशन साइड का रिइंफोर्समेंट और कंप्रेशन साइड का रिइंफोर्समेंट। और इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप। ये हो गया आपका स्टीरअप्स, 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 स्टीरअप। ठीक है, तो एक होता है ऐसे प्रोवाइड करते हैं, फिर एक इंक्लाइन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंक्लाइंड स्टीरअप, ये हो गया इंक्लाइंड स्टीरअप। तो ये दो तरह का हो गया। और तीसरा होता है बेंट अप बार। बेंट अप बार क्या होता है, तो बेंट अप बार के बारे में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका टेंशन वाला रिइंफोर्समेंट है, ये कंप्रेशन वाला रिइंफोर्समेंट है। तो टेंशन वाला में से कुछ रिइंफोर्समेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंट करके कंप्रेशन वाले में डाल देते हैं, कंप्रेशन वाले में डाल देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेंट अप बार। ओके, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका बेंट अप बार, ये क्या है आपका बेंट अप बार है, क्या है, बेंट अप बार। ओके, तो समझ में आया, मतलब वर्टिकल स्टीरअप होगा जो एकदम वर्टिकली लगाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड स्टीरअप होगा जो कुछ एंगल पे लगाया जाएगा, और क्या होता है, एक होता है बेंट अप बार जो कि शियर इन्फोर्समेंट के जैसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले से डिफाइन करते हैं पहले वर्टिकल स्टीरअप को। दीज आर यू शेप्ड बार प्लेस्ड वर्टिकली विद इन द
बीम सेक्शन, यानी बीम सेक्शन में हम लोग यू शेप बार को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए बीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए बीम के लिए एक ऐसे ऐसे हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कर देते हैं बीम में ऐसे। तो ये हो गया यू शेप बार, इसी को कहते हैं हम लोग यू शेप बार, वर्टिकली प्लेस करते हैं बीम में, ठीक है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे होगा रिइंफोर्समेंट, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इसको हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे दोनों साइड से ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्टीरअप्स, यू शेप का होता है, ठीक है। दे प्राइमली रेसिस्ट शियर फोर्स बाय डेवलपिंग हुक स्ट्रेसेस which are compressive stresses acting perpendicular to the longitudinal axis of the beam। मतलब क्या है कि हम लोग जो जो वर्टिकल स्टीरअप यूज करते हैं वो कैसे रेसिस्ट करता है, तो ये प्राइमली रेसिस्ट करता है। सबसे पहला बात है कि ये प्राइमली रेसिस्ट करता है फोर्स, शियर फोर्स को, मतलब सबसे पहले रेसिस्ट करने का काम कौन करता है, तो वर्टिकल स्टीरअप करता है, ठीक है। उसके बाद ये हुप लेंथ हुप ले क्या करता है, ये डेवलप हुप स्ट्रेस को डेवलप करता है, जिसके कारण से ये हुप स्ट्रेस क्या होता है, मतलब एंकर बना लेता है, ऊपर में एंकर कर लेता है स्टीरअप्स को, तो उसी से हुप स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और ये उसके बाद ये अपना शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट कर लेता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंक्लाइंड स्टीरअप, दीज स्टीरअप्स आर प्लेस्ड एट एंगल और टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। अभी हम लोग देखे थे क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड स्टीरअप। दे रेसिस्ट शियर फोर्स बाय डेवलपिंग डायगोनल कंप्रेशन स्ट्रेसेस। दिस मैकेनिज्म इज मोर इफिशियंट देन वर्टिकल स्टीरअप। मतलब क्या है कि जो हम लोग वर्टिकल स्टीरअप यूज करते हैं उससे इफिशियंसी इसका ज़्यादा होता है स्ट्रेस को बियर करने का, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज मोर एफिशिएंट देन द वर्टिकल स्टीरअप, स्पेशली इन बीम सब्जेक्टेड टू हाई शियर स्ट्रेस। जो भी हाई शियर स्ट्रेस बीम अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो उसके लिए ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल स्टीरअप के मुकाबले। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक वर्टिकल स्टीरअप था जो कि यू शेप में प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल स्टीरअप है, वो हॉरिजेंटल से कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा इफिशियंट कौन होता है, तो इंक्लाइन वाला होता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंट अप बार। तो इसके बारे में देखिए, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट बार डेट आर बेंट अपवर्ड नियर द सपोर्ट ऑफ द बीम। मतलब जैसे हम लोग सपोर्ट के पास जाते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग बेंट कर देते हैं अपवर्ड। नीचे वाला अभी हम लोग देखे थे ना, नीचे वाला जैसे यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला रिइंफोर्समेंट था, इसको हम लोग ऊपर ले गए थे और यहाँ से मोड़ दिए थे, ठीक है, यहाँ से मोड़ दिए थे। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट था डेट आर बेंट अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बेंट कर दिए कहाँ, नियर द सपोर्ट ऑफ द बीम, ओके। नेक्स्ट देखिए, द बेंट पोर्शन एक्ट्स एज इंक्लाइंड स्टीरअप। जो यहाँ पे बेंट पोर्शन था, यहाँ पे जो बेंट पोर्शन था ये इंक्लाइंड स्टीरअप के जैसा वर्क करता है, डेवलपिंग डायगोनल कंप्रेशन स्ट्रेसेस टू रेसिस्ट शियर फोर्स। जो कि डेवलप करता है क्या, डायगोनल शियर स्ट्रेस डेवलप करता है, जो डायगोनल कंप्रेशन स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। जो क्या करता है, डायगोनल जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है बीम में उसको रेसिस्ट करने का काम करता है बेंट अप बार्स, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं कि जो बेंट अप बार होता है वो 50% शियर्स को ही रेसिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। उस उससे ज़्यादा अगर असिस्ट करवाना है तो हम लोग को डिजाइन करना होगा इंक्लाइंड और वर्टिकल स्टीरअप को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, मतलब डेवलपमेंट लेंथ क्या है। तो डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट्स में पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पाएंगे। देखिए ये हम लोग का क्या है, कंक्रीट का सेक्शंस है, ये हम लोग का कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है। और ये हम लोग का रिइंफोर्समेंट बार है, ओके। तो कितना रिइंफोर्समेंट को हम लोग कंक्रीट के अंदर रखेंगे, कितना पोर्शन को, जैसे ये रिइंफोर्समेंट है ये वाला, तो इसमें से कितना पोर्शन को हम लोग कंक्रीट के अंदर रखेंगे। जैसे ये पोर्शन को हम लोग कंक्रीट के अंदर रख रहे हैं, इतना पोर्शन को, इतना पोर्शन, कितना पोर्शन को हम लोग कंक्रीट के अंदर रखें, ताकि जब भी हम लोग इस पर टेंशन फोर्स लगाए, जो ये टेंशन फोर्स है इसको
इसको खींच नहीं पाए, इतना समझिए कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, भले ही टूट जाए, ये यहाँ से टूट जाए लेकिन बाहर नहीं निकले, तो इसी को कहते हैं, जितना लेंथ हम लोग अंदर एम्बेडेड करके रखे हैं इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। फिर से सुनिएगा, ये कंक्रीट है, कंक्रीट है ये वाला, ये कंक्रीट का सेक्शन है, ये वाला कंक्रीट के सेक्शन में हम लोग क्या किए, क्या किए, एक एक बार इम्बेडेड किए, कितना लेंथ उसका इम्बेड करेंगे हम अंदर, कितना लेंथ इम्बेड करेंगे ताकि उस पर अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाए तो वो क्या हो, वो बाहर ना निकले। ओके, इतना ही लेंथ वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो इसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक बार, परिभाषा, इसका डिफिनीशन देखिए, इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी इम्बेडेड इन कंक्रीट, यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ बार वो वैसा मिनिमम लेंथ ऑफ बार जो कि कंक्रीट में इम्बेडेड किया रहता है, अंदर अंदर तक ले जाया गया रहता है, टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ, यानी इसके फुल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, दैट इज लेंथ मस्ट बी इम्बेडेड इन सच ए वे दैट स्ट्रेंथ ऑफ बेंड इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बार, यानी कि बेंड का जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर हो जाना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि टेंशन में वो भले ही, मतलब टेंशन में और वो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो एक ही साथ फेल होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एंकरेज लेंथ, बेंड जो डेवलपमेंट लेंथ है उसी को हम लोग एनकरेज लेंथ भी कहते हैं, कितना लेंथ को इनक्रेज किए हुए हम लोग। तो देखिए ये कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो फिगर है, डायग्राम है, डायग्राम में क्या है, ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट है, इसमें हम लोग क्या लगाए, टेंशन फोर्स लगाए, तो इस टेंशन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, टेंशन को जानते हैं, फोर्स है, टेंसाइल एक तरह का फोर्स है, टेंशन फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहाँ पे देखिए फोर्स यानी टेंशन फोर्स, तो टी ले लिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, एफ वाई लेते हैं, और इसमें जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का 0.87 एफ वाई, और ए एस टी मतलब एरिया ऑफ स्टील ले लिए, तो ये हो गया टेंशन फोर्स, कोई दिक्कत, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस कौन सा ले लिए, एफ वाई, यानी स्टील है तो एफ वाई लेंगे, और 0.87 कर देंगे क्योंकि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना होता है, और एरिया ऑफ स्टील ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एल डी है तो ये लेंथ है। ओके, तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाउ बी डी हम लोग ले लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए टाउ बी डी को ले लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, और हम लोग क्या करेंगे, अगर टाउ बी डी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो टाउ बी डी है इसके सरफेस एरिया कौन सा, जो ये रिइंफोर्समेंट यूज किए हैं इसके चारों ओर जो एरिया है, इसके चारों ओर जो एरिया है, ये जो रिइंफोर्समेंट है इसके चारों ओर जो एरिया है उसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लिए, टाउ बी डी इंटू सरफेस एरिया, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, टेंसाइल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, टी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाउ बी डी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल डी कर देंगे तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन है, ठीक है, तो 2 पाई आर कर लिए, मतलब ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शंस का परिधि निकल गया, यानी कि पेरीमीटर, और एल से गुना कर देंगे तो ये एल डी से गुना कर देंगे, ये वाला एल डी से, तो पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेंशन फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया को 2 पाई आर है तो यहाँ पे आर को हम लोग 5/2 कर दिए, यानी कि डायमीटर बाई 2, तो 2 से 2 कर जाएगा, यानी पाई इंटू डी इंटू एल डी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो जीरो टेंशन फोर्स का टी का वैल्यू रख लेंगे, टी का वैल्यू कितना है 0.87 एफ वाई ए एस टी, तो रख दिए यहाँ पे टी को, और यहाँ पे देखिए पाई से पाई कटा देंगे, और इसके बाद जो भी आएगा, तो यहाँ पे जो जितना भी आएगा एल डी कितना होना चाहिए, एल डी होना चाहिए 0.87 टाइम एफ वाई इंटू 5 बाई टाउ 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। ओके, एनी डाउट,
ये तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, तो आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? डिजाइन स्टेप को लिखना है, जो भी डिजाइन स्टेप लिखना था किसके लिए, एक सेकेंड क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन था क्या, शियर रिइंफोर्समेंट का जो डिजाइन है उसको कैसे करते हैं, यानी उसका डिजाइन स्टेप लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब वन बाई वन स्टेप वाइज हम लोग बताते जाते हैं, आप समझते जाइएगा। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स, यानी कि कोई भी अगर लोडिंग दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस सेक्शन में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है, एक बीम दिया हुआ है, यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है और यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल लग रहा है तो डब्ल्यू एल बाई आर ए निकलेगा WL/2 और आर बी भी निकलेगा WL/2। तो हम लोग एस एफ डी इसका बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, WL ऊपर जाएगा, WL यहाँ नीचे आएगा और यहाँ से लीनियर डायग्राम आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का शियर फोर्स का डायग्राम। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स आएगा भी क्या हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, यहाँ पे शियर फोर्स निकाल लिए WL/2 मैक्सिमम। और अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर कर देंगे तो VU निकल जाएगा। फैक्टर कैसे करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फैक्टर निकल जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जो भी लोडिंग पैटर्न दिया गया है तो वहाँ से हम लोग मैक्सिमम शियर फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद फैक्टर्ड कर देंगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग को अल्टीमेट शियर फोर्स निकल जाएगा या फिर डिजाइन शियर फोर्स निकल जाएगा। फिर हम लोग को स्टेप 2 में क्या करना होगा, अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस को डिटरमाइन करना होगा। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। तो हम लोग ले लिए यहाँ पे नॉमिनल शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या है, फोर्स यानी कि VU/BD यानी कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। पहला स्टेप शियर फोर्स को डिटरमाइन किए, उसके बाद फैक्टर कर दिए। दूसरा स्टेप नॉमिनल शियर स्ट्रेस को डिटरमाइन किए। फिर तीसरा स्टेप में देखिए क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाउ सी फ्रॉम टेबल नंबर 19। हम लोग टेबल 19 से क्या करते हैं, टाउ सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ग्रेड के अनुसार से टाउ सी का वैल्यू दिया रहता है, तो हम लोग AST/BD करके वहाँ से टाउ सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम लोग टाउ भी और टाउ सी को कंपेयर करेंगे। स्टेप हम 1 में हम लोग क्या किए थे, शियर फोर्स को निकाल लेते और उसको फैक्टर कर दिए थे। ओके, स्टेप 2 में हम लोग क्या किए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ यू को निकाले, फिर VU/BD करके स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया करके। फिर हम लोग क्या किए, टेबल 19 से हम लोग टाउ सी को निकाल लिए, ठीक है। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, टाउ बी और टाउ सी को कंपेयर करेंगे। अगर टाउ सी ग्रेटर होगा, अगर टाउ सी ग्रेटर होगा, यहाँ पे देखिए टाउ सी अगर ग्रेटर है तो हम लोग को डिजाइन शियर फोर्स डिजाइन करने के लिए रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो नीड ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। ओके, अगर टाउ सी कम है, अगर टाउ भी से टाउ सी कम है, टाउ भी से जो टाउ भी इसमें क्या है, ग्रेटर है टाउ सी से। ओके, तब हम लोग को डिजाइन करना होगा शियर रिइंफोर्समेंट। अगर मान लीजिए कि इसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, मान लीजिए कि टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ भी है, तब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे, कम से कम जो रिइंफोर्समेंट होता है उसको प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि कितना, ASB/BSB इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.4 टाइम्स ऑफ 0.4 अपॉन 0.87 टाइम्स ऑफ FY। ओके, ये फॉर्मूला होता है मिनिमम रिइंफोर्समेंट निकालने का, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट निकालने का, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट निकालने का। ओके, तो ये एक बार ध्यान दे लीजिए, फॉर्मूला क्या है, अगर टाउ सी ज़्यादा है, यानी कि कौन सा वाला, टाउ सी ज़्यादा है यानी कि स्ट्रेंथ वाला जो हम लोग निकाले हुए हैं IS कोड से, अगर वो स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो हम लोग को शियर फोर्स क्यों जरूरी पड़ेगा, शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने का, छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो थोड़ा सा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, मिनिमम जिसको बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ASB/BSB इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 इंटू FY से निकाल देते हैं। यहाँ पे टाउ सी क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है विथ शियर इन्फोर्समेंट, और टाउ भी क्या है, टाउ भी क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग अगर कंपेयर करते हैं टाउ भी ग्रेटर हो गया, अभी हम लोग फर्स्ट केस देखे थे कि टाउ सी ग्रेटर था, अब इस केस में क्या है, टाउ भी ग्रेटर हो गया है। तो हम लोग को क्या करना होगा, वी नीड डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, यानी कि जरूरी पड़ेगा हम लोग को डिजाइन करने के लिए। तो शियर इन्फोर्समेंट रसिस्टेड बाई स्टीरअप, स्टीरअप से हम लोग रसिस्ट करवा देंगे, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग स्टीरअप भी 3 तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, एक वर्टिकल, एक होरिजेंट, एक इंक्लाइंड और
तीसरा था क्या, बेंटअप बार के रूप में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल वाला प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो वर्टिकल वाला प्रोवाइड करेंगे क्या, शियर फोर्स रेसिस्टेड बाय स्टीरअप VS हम लोग मान लिए। तो देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये देखिए फोर्स इक्वल टू यानी कि VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो टाउ भी क्या है, स्ट्रेस इंटू BD कर देंगे, माइनस टाउ सी क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया कर देंगे। देखिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे क्या किए हैं, VS के लिए हमको शियर इन्फोर्समेंट जो डिजाइन करना है VS इतना ही डिजाइन करना है। तो ये क्या होगा, जो भी हम लोग का टाउ भी आया होगा, टाउ भी ज़्यादा आया होगा, माइनस करेंगे टाउ सी, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, और गुना कर देंगे BD से, B इंटू डी, B इंटू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का स्टीरअप कितना फोर्स रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि VS आ गया। अब देखिए स्टेप 5 में लास्ट में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। अब स्टीरअप का स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। स्पेसिंग का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका देखिए ऊपर में फॉर्मूला आ गया आपका 0.87 FY ASB बाई VS कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं D से, तो हम लोग का निकल जाता है स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, ठीक है। और स्पेसिंग कितना, शुड नॉट ग्रेटर देन 300 mm। ये अगर 300 mm से कम आता है तो स्पेसिंग हम लोग वहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये SB का वैल्यू 300 से ज़्यादा आ गया, ये SB का वैल्यू 300 से ज़्यादा आ गया, तो हम लोग 300 mm प्रोवाइड कर देंगे स्पेसिंग। यानी कि किसी भी केस में हम लोग स्पेसिंग को 300 mm से ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट एक बार और फिर देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या था, देखिए हम लोग शियर फोर्स निकाले, लोडिंग पैटर्न दिया होगा, उसके अनुसार से हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम वाला, और मैक्सिमम को भी हम लोग फैक्टर कर देंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके। फिर हम लोग वहाँ से टाउ भी निकाल लेंगे। टाउ भी कैसे निकलता है, VU अपॉन BD करने से, मतलब टाउ भी होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि शियर फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये निकल जाता है टाउ भी। फिर हम लोग निकालेंगे टाउ सी, कहाँ से, आपका IS कोड से टेबल नंबर 19 में टाउ सी का दिया रहेगा आपका, टाउ सी वहाँ से निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि नॉमिनल वाला ज़्यादा हो गया है, नॉमिनल वाला इसके लिए तो डिजाइन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जो हम लोग का स्ट्रेंथ है, जो IS कोड से स्ट्रेंथ निकाले हैं वो ज़्यादा है, तो हमको नो नीड ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, तो उस केस में हम लोग मिनिमम इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में जो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे है फार्मूला ASB बाई BSB अपॉन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.4 टाइम्स ऑफ 0.4 अपॉन में 0.87 FY, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो डिजाइन है वो कम है और जो नॉमिनल आ रहा है वो ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा कितना के लिए, तो जितना से ज़्यादा है वो, तो ज़्यादा कैसे निकालेंगे, टाउ भी माइनस टाउ सी करेंगे और उसको क्रॉस सेक्शन से गुना कर देंगे, तो वो निकल के आ जाएगा कितना शियर फोर्स रेसिस्ट करेगा जो VS है वो। ओके, शियर फोर्स रेसिस्ट करने वाला। यहाँ पे देखिए अब शियर इन्फोर्समेंट जो उसका स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, SB का फार्मूला है स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट 0.87 FY ASB, यानी कि ये हो गया एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया आपका फोर्स होगा, और D/VS से इसको अगर गुना कर देंगे D/VS से, तो ये निकल जाएगा क्या, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। ओके, और अब मान लीजिए कि स्टीरअप का स्पेसिंग जितना भी आया, अगर 300 mm से ज़्यादा आया, 300 mm से ज़्यादा आया स्पेसिंग SB का वैल्यू, तो हम लोग इस स्पेसिंग 300 ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 300 से कम आया तो हम लोग जो आया है SB का वैल्यू वहीं स्पेसिंग को प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, एंकरेज फॉर शियर इन्फोर्समेंट के बारे में लिखना था। तो देखिए एंकरेज हम लोग कितने तरीके से प्रोवाइड करते हैं, 2 तरीके से। पहला होता है बेंड, दूसरा होता है हुक। बेंड करने का मतलब होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। देखिए बेंड क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम बेंड बताते हैं। मान लीजिए कि ये रिइंफोर्समेंट है, एक सेकेंड अच्छा से बनाते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि ये रिइंफोर्समेंट है, ओके, ये हो गया रिइंफोर्समेंट। अगर हम लोग यहाँ से इसको मोड़ देते हैं तो हम लोग कैसे मोड़ सकते हैं, एक ऐसे मोड़ सकते हैं सीधा, ठीक है,
या तो इसको इधर से जाके ऐसे मोड़ सकते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं इसको मोड़ के, या तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें या फिर यहाँ से ऐसे मोड़ दें, यानी कि यहाँ से या तो 45 डिग्री पर मोड़ दें या फिर यहाँ से 90 डिग्री पर मोड़ दें इससे। रुकिए एक मिनट, या तो 90 डिग्री पर मोड़ दें या फिर 135 डिग्री पर मोड़ दें, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, बेंड। 45 90 135, यहाँ पे देखिए आ गया होगा, यहाँ पे बेंड, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड दिखाया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उस वहीं अगर बेंड 180 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं हुक। समझ में आ गया होगा आई होप। 45 90 जनरली हम लोग 90 डिग्री पर या फिर 180 डिग्री पर प्रोवाइड करते हैं, तो जनरली प्रोवाइड हम लोग करते हैं जो 180 डिग्री यानी कि हुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक 4 5 के लिए इक्वेशन पूछा जाता है, जो प्रत्येक 45 डिग्री के लिए हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, 45 डिग्री के लिए, प्रत्येक 45 डिग्री के लिए हम लोग 4 5 प्रोवाइड करते हैं हुक लेंथ, ठीक है। हुक लेंथ पूछा जाए, एल डी का वैल्यू कितना प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये कितना मोड़े हैं हम लोग, ये अगर 45 डिग्री मोड़ना है तो 4 5 मोड़ेंगे, 90 डिग्री मोड़ना है तो यहाँ से देखिए एंगल इस एंड से लिया जाता है, ठीक है। एंगल कहाँ से लिया जाता है, इस एंड से लिया जाता है एंगल, ठीक है। ऐसे लेंगे हम लोग एंगल, ऐसे लेंगे, ठीक। तो अगर 45 डिग्री मोड़ना होगा तो कितना मोड़ेंगे, 4 गुने डायमीटर। अगर 90 डिग्री मोड़ना होगा तो 8 गुने डायमीटर। अगर 135 डिग्री मोड़ना होगा तो 12 गुने डायमीटर, और 180 डिग्री मोड़ना होगा तो 16 गुने डायमीटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे देखिएगा, इफ डेवलपमेंट लेंथ इज नॉट अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट बार, इट मे बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पार्शियली स्ट्रेट एंड पार्शियली हुक्ड। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते डेवलपमेंट लेंथ को, तो हम लोग पार्शियली स्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे और पार्शियली हुक कर देंगे। ओके, एंकरेज इज नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बेंट और हुक। अभी हम लोग एंकरेज लेंथ देखे थे, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ। तो एंकरेज हम लोग मेनली कैसे प्रोवाइड करते हैं, हुक प्रोवाइड करते हैं या फिर बेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हुक आर प्रोवाइडेड नॉर्मली इन द प्लेन बार इंटेंशन, यानी कि प्लेन बार इंटेंशन को हम लोग नॉर्मली प्रोवाइड कर देते हैं हुक के लिए, ठीक है। एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड शुड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अभी हम लोग देखे थे एंकरेज वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर लेते हैं, कितना, ऑफ ईच 45 डिग्री बेंड के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री के लिए एंकरेज निकालना है तो 8 5 लेंगे, 180 डिग्री के लिए हुक के लिए निकालना है तो 16 5 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है और कौन कौन सा जो फैक्टर है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है। तो हम लोग चलिए पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट देखते हैं। पहला, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट फोर्स दैट टेंड टू कॉज स्लाइडिंग फेल्यूर along a plane within the material। मतलब स्लाइडिंग फेल्यूर से जो रेसिस्ट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग शियर फोर्स। यानी शियर स्ट्रेंथ क्या है, एक तरह से स्ट्रेंथ है। शियर स्ट्रेंथ इज ए स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मतलब एक तरह का वो मजबूती है। शियर स्ट्रेंथ क्या है, जो कि शियर फोर्स को रेसिस्ट करता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। शियर स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट इज यूज्ड टू रेसिस्ट द शियर फोर्स, ठीक है। एक और डिफिनीशन आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कौन कौन सा जो फैक्टर है वो शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। पहला देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे शियर फोर्स को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पहला देखिए, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली हैज हायर शियर स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे हायर उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग M20 का लेते हैं, M20 का लेंगे तो इसका कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मुकाबले किसके, M15 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, शियर स्ट्रेंथ M20 का होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का परसेंटेज
कितना है उस पर कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिएगा, मोर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट कैन इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल डोवेल एक्शन। यानी कि जितना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट रहेगा तो उतना ज़्यादा डोवेल एक्शन लगेगा और उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ आएगा। सिंपल सा बात था दोनों। पहले अगर जितना ज़्यादा ग्रेड है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, शियर स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा शियर इन्फोर्समेंट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाला यूज किए हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग का शियर स्ट्रेंथ रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, शियर इन्फोर्समेंट, यानी शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने पर कैसे डिपेंड करता है। द परजेंस एंड डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट सच एज स्टीरअप सिग्निफिकेंटली इनहेंस शियर स्ट्रेंथ। मतलब क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे 3 तरह का शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सा है, एक इंक्लाइंड स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप और लॉन्ग बेंट अप बार। तो अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप उतना ज़्यादा हम लोग का शियर इन्फोर्समेंट आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट देखिए, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, यानी कि साइज और स्पेसिंग पर कैसे डिपेंड करता है शियर रिइंफोर्समेंट। तो देखिएगा, द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन्फ्लुएंस द शियर स्ट्रेंथ। क्लोजर स्पेसिंग एंड लार्जर डायमीटर स्टीरअप जनरली प्रोवाइड बेटर शियर स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए कि पास पास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं शियर इन्फोर्समेंट को तो बेटर शियर स्ट्रेंथ मिलेगा, या फिर लार्ज डायमीटर ऑफ शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी भी बेटर क्या मिलेगा, आपको शियर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेप एंड साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन। शेप एंड साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, देखिए इसमें इस पे कैसे डिपेंड करता है। द शेप एंड साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस एंड कंसिक्वेंटली द शियर स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना ज़्यादा उतना ही कम उस पर लोड आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, तो शियर स्ट्रेस का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। Material property, the property of concrete such as its compressive strength and its tensile strength influence its shear strength। यानी कि जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी शियर स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। फिर हम लोग देखेंगे लोडिंग कंडीशन, द टाइप्स ऑफ लोडिंग स्टैटिक और डायनेमिक, यानी कि जो लोडिंग का टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है कैसे। एंड द रेट ऑफ लोडिंग कैन अफेक्ट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है, कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है, यानी स्टैटिक है कि डायनेमिक लोड लग रहा है उस पर, इस पर भी शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड करता है। ठीक है। लास्ट फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एक्सपोज टू एग्रेसिव केमिकल कैन इम्पैक्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड हेंस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। यानी कि जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है, जैसे कि क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एक्सपोजर कंडीशन हो गया, और एग्रेसिव जो केमिकल्स है वो क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी को भी अटेक्ट करता है और साथ ही साथ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को भी क्या करता है, वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन सा यूज करते हैं। पहला क्या है, एनकरेजमेंट, दूसरा क्या है, फ्लेक्सर बॉन्ड। कौन कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं हम लोग, एंकरेज बॉन्ड और दूसरा है फ्लेक्सर बॉन्ड। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं। पहला कौन सा था, एंकरेज बॉन्ड, और दूसरा है फ्लेक्सर बॉन्ड। तो एंकरेज बॉन्ड और फ्लेक्सर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है एंकरेज बॉन्ड, क्या होता है फ्लेक्सर बॉन्ड, हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला है एंकरेज बॉन्ड, इफ ए स्टील बार इज प्लेस्ड अंडर कॉन्क्रीट एंड बार इज सजेस्ट टू डायरेक्ट टेंशन। मतलब हम लोग क्या किए, स्टील बार एक लिए हैं, यहाँ पे स्टील बार है एक, देखिएगा यहाँ पे एक स्टील बार है और इसको हम लोग क्या किए, कॉन्क्रीट में एम्बेड कर दिए हुए हैं और डायरेक्ट टेंशन में है, तब जाके जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, एंकरेज बॉन्ड। ड्यू टू इट्स टेंसाइल फोर्स स्टील बार ट्राई टू कम आउट फ्रॉम कंक्रीट। हम लोग पहले क्या किए, एक स्टील बार को लिए और उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिए कंक्रीट में, और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स। इस टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो ये स्टील रिइंफोर्समेंट है वो बाहर आने का कोशिश करेगा। ठीक है, बट स्लिपेज इज प्रिवेंटेड बाय द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील। दिस बॉन्ड इज इन द फॉर्म ऑफ शियर स्ट्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज एंकरेज बॉन्ड। मतलब क्या है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच, स्टील और कंक्रीट के बीच, ये रेसिस्ट करेगा, इसको कम आउट होने से रोकेगा, यानी कि बाहर आने से रोकेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके,
नेक्स्ट क्या है, एंकरेज बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ बी डी। जो एंकरेज बॉन्ड होता है उसको हम लोग टाउ बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं एंकरेज बॉन्ड को टाउ बी डी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सॉरी, इट प्रिवेंट द बार फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब क्या करता है ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये स्लिपिंग को रोकता है, जो कंक्रीट से स्लिप आउट होके जो स्टील बाहर निकल सकता था उसको प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, दूसरा है फ्लेक्चर बॉन्ड। फ्लेक्चर बॉन्ड क्या होता है, इन बीम एट फेस ऑफ सपोर्ट वेयर हाई शियर फोर्स अराइजेज। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, सबसे ज़्यादा शियर फोर्स कहाँ अराइज होता है, सपोर्ट के पास। हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में डेवलप ड्यू टू हाई वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट। तो वहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है। ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट डेवलपमेंट बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज नोन एंड फ्लेक्चर बॉन्ड। यानी कि क्या होगा, वहाँ पे जो बेंडिंग बॉन्ड डेवलप होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्चर बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या, लैप लेंथ के बारे में। व्हाट इज लैप लेंथ, मतलब डिफाइन करना है लैप लेंथ को। तो देखिएगा लैप लेंथ क्या होता है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए लैप लेंथ के बारे में। लैप लेंथ क्या है, यहाँ पे देखिए, जनरली वी अवॉइड लैपिंग ऑफ फॉर मोर देन 30 mm डायमीटर ऑफ बार ऑफ डायमीटर इज ग्रेटर देन 36 mm वेल्डिंग शुड बी डन। मतलब देखिए लैप लेंथ क्या होता है, मान लीजिए कि हमको दो क्या है रिइंफोर्समेंट है, ये एक रिइंफोर्समेंट था। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या हम जितना बड़ा हाइट का बीम कास्ट करना चाह रहे हैं, जितना बड़ा लेंथ का बीम कास्ट करना चाह रहे हैं, क्या उतना बड़ा लेंथ का हमको छड़ मिल जाता है। जो कि मान लीजिए कि हमको यहाँ से, एक सेकंड रुकिए समझाते हैं कुछ अच्छा से डायग्राम बना के। मान लीजिए कि हम लोग का छड़ का लेंथ इतना था और हमारा जो बीम था कास्ट करना था वो इतना बड़ा है, तो क्या एक लेंथ सफिशिएंट है रिइंफोर्समेंट के लिए, इस आर पार जाने के लिए? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैपिंग करते हैं, दो रिइंफोर्समेंट का यहाँ पे क्या करेंगे, लैपिंग करेंगे, यानी लैप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से भी एक दूसरा ले जा सकते हैं, या फिर यहाँ से न ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। तो यही जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, इसी को हम लोग बोलते हैं लैप लेंथ। तो यही लिखा हुआ है, आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या दिखाया गया यहाँ पे एक कंक्रीट था और यहाँ पे एक रिइंफोर्समेंट ऐसे था, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा था, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट ऐसे था, डायमीटर दोनों का अलग अलग है, और यहाँ पे ये लैपिंग किया गया है और इसको जोड़ा गया है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं लैप लेंथ। ठीक है, लैप लेंथ कितना से कितना के बीच हो सकता है, या तो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होगा या फिर 35 के बराबर होगा, इसमें से जो भी ग्रेटर आएगा। अगर डेवलपमेंट लेंथ ग्रेटर आया तो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के बराबर लैप लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर 30 गुना कर देंगे डायमीटर ऑफ द बार का, बार के डायमीटर को 30 गुना कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बार का डायमीटर 36 mm हो गया, तो क्या वहाँ पे लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे? नहीं, वहाँ पे लैपिंग ना करके हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं दोनों को। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 36 mm का बार यहाँ से लिए, फिर 36 यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे बेल्ट कर देंगे। नहीं तो पता चला कि 72 mm, मान लीजिए कि अगर ऐसे लैपिंग करते तो ऐसे करके ले जाते, तो ये 72 mm तो यहाँ पे आ जाता है। तो थिकनेस बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा थिकनेस देना पड़ता है, इसलिए हम लोग अगर 36 mm से ज़्यादा डायमीटर का बार हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग लैपिंग ना देकर वेल्डिंग देते हैं। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट देखिएगा, इफ टू डिफरेंट diameter bar is used for lapping, then to calculate lap length we should use phi s, यानी कि स्मॉल डायमीटर ऑफ लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों का डायमीटर, जिसका जिसका लैपिंग करना है उसका डायमीटर अलग अलग है, तो हम लोग किसका डायमीटर लेंगे, छोटे वाले का डायमीटर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लैप लेंथ इन फ्लेक्चर। अगर मान लीजिए कि टेंशन में है तो टेंशन में लैप लेंथ कितना यूज करेंगे, 30 टाइम्स ऑफ हाई या डेवलपमेंट लेंथ के बराबर, जिसमें इसमें से जो बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कंप्रेशन में है तो 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर और एलडी ले लेंगे, इसमें से जो ग्रेटर होगा। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इंजीनियर्स स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म से, और लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सके। देन थैंक यू एवरीवन, मीट यू टू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।